दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बलूचिस्तान एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर समय समय पर चर्चाएं होती रही हैं। आज हम इसी मुद्दे को डिटेल में समझेंगे। बलूच इशू की ब्रीफ हिस्ट्री को समझते हुए हम ये भी जानेंगे कि इंडिया किस तरह से बलूच इशू को इस्तेमाल कर पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा होगी कि बलूच कार्ड को यूज करने में इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसके वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या रेपरकशन। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के संबंध पार्टीशन के बाद से ही काफी ज्यादा एंटागोनिस्टिक और कॉम्प्लेक्स रहे हैं। दोनों देश 4 फुल फ्लेज्ड वॉर्स में इन्वॉल्व रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 फर्स्ट कश्मीर वॉर टू द लेटेस्ट कारगिल वॉर ऑफ 1999। इस ट्रेडिशनल वॉरफेयर्स में पाकिस्तान को हर बार इंडिया से हार का सामना करना पड़ा। इंडिया के सामने पाकिस्तान इकोनॉमिकली और मिलिट्री दोनों ही मामलों में काफी कमजोर है और शायद वो ये इतने सारे वॉर्स में हुए लॉसेस के बाद इस बात को कहीं ना कहीं एक्नॉलेज भी करता है। यही वजह है कि उसने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस को गिव अप कर कोवर्ट वॉरफेयर स्ट्रेटजी को अपनाया है, स्पेशली आफ्टर 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जब इंडिया ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था। कई एनालिस्ट कहते हैं कि ये न्यू स्ट्रेटजी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। इस कोवर्ट वॉरफेयर स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान इंसर्जेंट्स और टेररिस्ट ग्रुप के थ्रू इंडिया की सोवर्निटी पर हमला करता रहता है। इस कोवर्ट वॉर में उसकी सबसे फेवरेट लोकेशन कश्मीर रहा है, जहां वो आज भी इंसर्जेंट्स को पोरस बॉर्डर्स के थ्रू इन्फिल्ट्रेट कर टेररिस्ट अटैक्स करवाता है। 2008 में मुंबई अटैक से लेकर पुलवामा और उरी पाकिस्तान के इस स्ट्रेटजी के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके चलते आज इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। पाकिस्तान स्टेट के टेररिज्म के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट के प्रूफ्स इंडिया ने कई बार प्रोवाइड किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इन पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए इंटरनेशनल अरीना में भी उसे कई तरह के क्रिटिसिज्म झेलने पड़े हैं। इंटरनेशनल बॉडी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखता है, जिसमें वो देश होते हैं जो टेररिस्ट ग्रुप्स को सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शंस ले सकता है। इंडिया के पास अवेलेबल ऑप्शंस में बलूचिस्तान कार्ड एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जिसे यूज कर शायद हम पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं। इसके पहले कि हम ये समझें कि क्या इंडिया ये कर सकता है, चलिए पहले हम ब्रीफली बलूचिस्तान के इस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस में सबसे बड़ा प्रोविंस है और इसलिए ये पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान का लगभग 44% एरिया कवर करता है, लेकिन बलूचिस्तान एक स्कार्सली पॉपुलेटेड एरिया है जहां पाकिस्तान की केवल 7% पॉपुलेशन रहती है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में सेपरेटिज्म की डिमांड्स को रोक पाना पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग और कॉस्टली टास्क रहा है। इतने बड़े एरिया में बलूच मिलिटेंट्स और सेपरेटिस्ट के लिए कई सेफ हेवन्स अवेलेबल है जहां से वो ऑपरेट कर पाते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज में भी काफी ज्यादा रिच है। यहाँ ऑयल, गैस, कॉपर और गोल्ड के कई बड़े रिजर्व्स हैं और यहाँ की इकोनॉमी लार्जली नेचुरल गैस फील्ड्स पर डिपेंडेंट है। बलूचिस्तान स्ट्रेटेजिकली भी काफी क्रूशियल है। ये अपने बॉर्डर्स पाकिस्तानी स्टेट्स पंजाब, सिंध, FATA के साथ अफगानिस्तान और ईरान से शेयर करता है। बलूचिस्तान इस हिसाब से पाकिस्तान के लिए गेटवे टू मिडिल ईस्ट है और ईरान के थ्रू ये पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान में ही लोकेटेड है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC प्रोजेक्ट भी बलूचिस्तान से पास होता है और इस हिसाब से ये रीजन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों, बलूचिस्तान में मॉडर्न डे एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स का मेन कारण हिस्टोरिकल ही है, जो इंडिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। इंडिपेंडेंस के पहले बलूचिस्तान में 4 प्रिंसली स्टेट थे, कलात, लसबेला, खरन और मकरान। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के 3 महीने पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कम्युनिके के थ्रू कलत नाम के एक इंडिपेंडेंट स्टेट को रिकॉग्नाइज करने की बात की, जिसमें बलूचिस्तान के सारे 4 प्रोविंसेस होंगे। लेकिन अक्टूबर 1947 तक जिन्ना ने अपनी पोजीशन बदल दी और कलात को फॉर्मली पाकिस्तान को ज्वाइन करने को कहा। कलात के खान्स यानी वहां के रूलर्स ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और शुरू हुआ बलूचिस्तान पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन। अप्रैल 1, 1948 को पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान को मिलिटरीली कैप्चर कर लिया।
और तब से ही कई बलूचिस्ट सेपरेटिस्ट लीडर पाकिस्तान में बलूच इनकॉर्पोरेशन को इलीगल बताते हैं और वहां समय समय पर सेपरेटिज्म की डिमांड्स उठती रहती हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में रैम्पेंट ह्यूमन राइट वायलेशन भी शायद बलूच सेपरेटिज्म के मेजर कारण है। 1948 में बलूच कैप्चर के बाद से ही बलूचिस्तान से मिलिट्री एट्रोसिटीज की खबरें आती रही हैं। कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स टॉर्चर, आर्बिट्री अरेस्ट्स, एग्जीक्यूशन और एक्ट्स ऑफ इंडिस्क्रिमिनेट वायलेंस के थ्रू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में इन्वॉल्व हैं। हजारों लोगों के डिसअपीयरेंस की रिपोर्ट्स के चलते कई मीडिया आउटलेट्स बलूचिस्तान को पाकिस्तान का लैंड ऑफ द डिसअपीयर्ड भी कहते हैं। तीसरा कारण है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इम्पोवरिशमेंट, अंडर डेवलपमेंट और निग्लेक्ट बाय पाकिस्तानी स्टेट। दोस्तों, बलूचिस्तान एक रिसोर्स रिच होने के बावजूद पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोवरिश्ड स्टेट है। बलूच नेशनलिस्ट कहते हैं कि यहाँ जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो बलूच पॉपुलेशन को बेनिफिट नहीं करते। पाकिस्तान का लगभग 36 to 45% गैस प्रोडक्शन करने के बावजूद बलूचिस्तान को सिर्फ 17% कंजम्पशन के लिए मिलता है। बलूच पॉपुलेशन के लिए यहाँ सबसे मेजर कंसर्न शायद ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट है, जो चाइनीज और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से बन रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हुआ उसमें जॉब्स लार्जली नॉन बलूच पॉपुलेशन को दी गई, स्पेशली पंजाबीज जो पाकिस्तान में डोमिनेंट एथनिक ग्रुप हैं। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली में नोटेड पाकिस्तानी स्कॉलर आसिम सज्जाद अख्तर लिखते हैं कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन वहां की एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी है। दोस्तों, हमारा जनरल परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान रीजन के बेसिस पर क्रिएट हुआ एक देश है और इसलिए वहां के सभी लोगों में यूनिटी होगी, लेकिन ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन भले ही इस्लाम को फॉलो करती है, लेकिन उनके बीच काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, बलूचिस्तान की डोमिनेंट पॉपुलेशन बलूच कम्युनिटी है, जो रिलीजियस लाइंस में तो मुस्लिम्स हैं लेकिन कल्चरली काफी डिफरेंट हैं। बलूच भाषा बोलने वाली इस कम्युनिटी के एथनिक कनेक्शंस और कल्चरल सिमिलैरिटी कुर्दिश कम्युनिटी के साथ हैं, जो मिडिल ईस्ट में मिलते हैं। इन सब के चलते यहाँ पर कई कम्युनिटीज आपस में पावर और रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल करती रहती हैं और इस स्ट्रगल में वो अपने आइडेंटिटी के बेसिस पर मोबिलाइज होते हैं। कुछ कम्युनिटीज काफी ज्यादा पावरफुल और रिच हैं, जैसे पंजाबीज। वहीं कुछ कम्युनिटीज जैसे बलूच कई सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और डिस्क्रिमिनेशंस फेस करते हैं। यही कारण है कि 1971 में बांग्लादेश में सेपरेटिस्ट मूवमेंट का राइज हुआ, जहां बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान के पंजाबी डोमिनेटेड पॉलिटिकल एलिट से खफा थी। खैर, बलूच कम्युनिटी भी ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन की तरह ही आज एथनिक एक्सक्लूजन फेस कर रही है। उनका पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में इंक्लूजन भी काफी कम है। बलूच अपने आप को इसलिए एक सेपरेट कम्युनिटी की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं, बेस्ड ऑन शेयर्ड हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड अदर कल्चरल एस्पेक्ट्स। इन सेंस ऑफ शेयर्ड कल्चर ने कहीं न कहीं बलूच पॉपुलेशन को पाकिस्तान के अगेंस्ट यूनाइट करने में काफी हेल्प किया है। 1970s में बांग्लादेश लिबरेशन से इंस्पिरेशन लेकर बलूचिस्तान में एक मैसिव आर्म्ड स्ट्रगल शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने इस मूवमेंट को क्रश कर दिया था। लेकिन ऐसे स्ट्रगल आज भी यहाँ समय समय पर होते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था बलूच इशू। आइए अब हम जानते हैं कि इंडिया का इस पूरे मुद्दे में क्या स्टैंड है और क्या वो बलूच कार्ड को प्ले कर पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है। अगर हां तो कैसे। दोस्तों, ऑफिशियल लेवल पर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नॉन इंटरफेरेंस का स्टैंड लेता है। वैसे समय समय में पाकिस्तान ने इंडिया पर ये एक्यूजेशंस भी लगाए हैं कि इंडिया बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, लेकिन इंडिया ने इसे टाइम टाइम पे अगेन एंड अगेन रिजेक्ट किया है। लेकिन 2016 में पीएम मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहीं ना कहीं इंडिया के स्टैंड में पॉसिबल शिफ्ट्स को इंडिकेट किया। 15 अगस्त 2016 को रेड फोर्ट में पीएम मोदी ने पीओके, गिलगिट और बलूचिस्तान के लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने की बात कही। ये एक सिंबॉलिक स्पीच थी जिसके थ्रू वो पाकिस्तान को वार्न कर रहे थे और बता रहे थे कि उनके पास बलूच कार्ड अवेलेबल है और अगर पाकिस्तान कश्मीर में अपनी एक्टिविटीज को बंद नहीं करता तो बलूचिस्तान पर इंडिया पॉलिसी शिफ्ट की तरफ बढ़ सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी की इस स्पीच की वेस्टर्न कंट्रीज में रहे बलूच नेशनलिस्ट ने काफी तारीफ भी की थी। वेल्स में एग्जाइल में रह रहे खाने कलत और बलूच नेशनलिज्म के सपोर्टर आमिर अहमद सुलेमान दाऊद ने 2018 में ये कहा था कि वो इंडिया जैसे देशों को अप्रोच करेंगे टू सीक इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया के लिए बलूच इशू उसके नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल है।
और अगर हाँ तो वो इसे किस तरीके से यूज कर सकता है और उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। क्या वो बलूचिस्तान में डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन ले सकता है, स्पेशली तब जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। आइए समझते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन इन बलूचिस्तान एक फार फेच्ड आइडिया है जिसे कोई भी सेंसिबल स्कॉलर या मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट सपोर्ट नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन वॉर लाइक सिचुएशन को जन्म दे सकता है जो काफी कॉस्टली और डेंजरस हो सकता है। न्यूक्लियर एस्केलेशन का थ्रेट भी इससे बढ़ जाता है। ऐसे में डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन के बेनिफिट्स इंडिया के लिए ज्यादा नहीं दिखते। लेकिन इंडिया के नोटेड रियलिस्ट स्कॉलर और जेएनयू प्रोफेसर राजेश राजगोपालन का मानना है कि बलूचिस्तान इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली काफी बेनिफिशियल है और इंडिया को इस इशू पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। ओआरएफ के एक आर्टिकल में वो लिखते हैं कि पीएम मोदी का 2016 के इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बलूचिस्तान का नाम एक सिग्निफिकेंट स्टेप था टू डिटर पाकिस्तान फ्रॉम सपोर्टिंग टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। अनलाइक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपने ये नोटिस किया होगा कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में बैठा लीडर कभी भी बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहता। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में छोटे से छोटा बयान भी काफी क्रूशल हो जाता है। प्रोफेसर राजगोपालन कहते हैं कि बलूचिस्तान इशू के इफेक्टिव यूज के लिए इंडिया को इनडायरेक्टली कई सोर्सेस के थ्रू बलूचिस्तान में अपने प्लान्स को कम्युनिकेट करना होगा, क्योंकि ऐसे थ्रेट्स टॉप लीडरशिप्स डायरेक्टली अवॉइड करती हैं। इसलिए मीडिया लीक्स और सटल एक्शंस जैसे बलूच लीडर के साथ मीटिंग के थ्रू हम बलूचिस्तान पर अपने स्ट्रॉन्ग एक्शंस की पॉसिबिलिटी को कम्युनिकेट कर सकते हैं टू वार्न पाकिस्तान। इंडिया के पास एक लो कॉस्ट ऑप्शन भी है जिसे यूज कर वो पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड कर सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज में लोकेटेड बलूच इमिग्रेंट्स को सपोर्ट कर इंडिया यूएस कांग्रेस और यूरोपियन पार्लियामेंट में एंटी पाकिस्तान एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा एक रियलिस्ट पोजीशन लेते हुए राजगोपालन कहते हैं कि बलूच रिबल ग्रुप्स को इंक्रीज्ड विजिबल मटेरियल सपोर्ट से भी इंडिया बलूच कार्ड को इफेक्टिवली यूज कर सकता है अगर पाकिस्तान टेररिज्म पर कोई एक्शन नहीं लेता तो। राजगोपालन का कहना है कि इंडिया को बलूचिस्तान में रेबिलियन को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना चाहिए थ्रू मटेरियल हेल्प एंड नॉट जस्ट मोरल, ताकि वो पाकिस्तान को उसकी ही लैंग्वेज में जवाब दे सके विदाउट क्रिएटिंग एनी सीरियस एस्केलेशन लाइक न्यूक्लियर रिस्क। दोस्तों, राजगोपालन अपनी इस पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि बलूचिस्तान में इनडायरेक्ट एक्शन से न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी भी कम होगी और इंडिया पाकिस्तान पर सीरियस प्रेशर भी क्रिएट कर पाएगा। उनका मानना है कि जब तक हम डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व नहीं होते तब तक न्यूक्लियर वॉर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके अलावा ये इंडिया की बाकी स्ट्रेटजीज से बेटर इसलिए भी है क्योंकि पुरानी स्ट्रेटजीज जैसे मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी यानी इंटरनेशनल फोरम्स के थ्रू पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर का क्रिएशन लार्जली इनइफेक्टिव रहा है। राइजिंग चाइना पाक नेक्सस के चलते मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी और भी ज्यादा इनइफेक्टिव है, जहां पाकिस्तान यूएनएससी जैसे ऑर्गन्स में चाइनीज वीटो के पीछे खुद के एक्शंस के खिलाफ कोई भी रिएक्शन रोक लेता है। इसके अलावा इंडिया का पाकिस्तान के साथ अपने टॉक्स को रोक देना भी एक फ्रूटफुल स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि ये कभी भी पाक आर्मी को हर्ट नहीं करता। जब इंडिया पाक आर्मी पर कोई मटेरियल कॉस्ट इंपोज करेगा तब जाकर ही कोई स्ट्रेटजी फ्रूटफुल होगी, और इस मामले में बलूचिस्तान क्रूशियल है। बलूच रिबेल्स के इंडियन सपोर्ट से पाक आर्मी को काउंटर इंसर्जेंसी जैसे कॉस्टली टास्क में इन्वॉल्व होना पड़ेगा और तब जाके शायद वो कश्मीर में अपनी एक्टिविटीज को रोकेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान कार्ड इंडिया को सीपीईसी को काउंटर करने में भी हेल्पफुल हो सकता है, जो इंडियन सोवरेनिटी पर अटैक है। पिछले कुछ दिनों में सीपीईसी पर बलूच मिलिशियास के अटैक्स की खबरें आती रही हैं। ये दिखाता है कि कैसे वहां के रिबेल्स चाइना पाक प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। इसके अलावा एक प्रोएक्टिव बलूचिस्तान स्ट्रेटजी का एक और फायदा होगा। इंडिया अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को पाकिस्तान में इंप्रूव कर वहां के एंटी इंडिया टेरर आउटफिट्स पर नजर रख सकेंगे। दोस्तों, इन सब फायदों के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स भी हैं, जिसके चलते ही शायद इंडिया की बलूच पॉलिसी आज भी उतनी क्लियर नहीं है। आइए देखते हैं उन कंसर्न्स को। सबसे पहला इशू मोरल है। इंडिया ग्लोबल फोरम्स में टेररिज्म का सबसे बड़ा क्रिटिक रहा है और उसने दुनिया भर में एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म की बात की है, यानी कि इंडिया गुड और बैड टेररिस्ट में डिस्टिंक्शन को सपोर्ट नहीं करता। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडिया बलूच रिबल्स को सपोर्ट करता है तो वो अपनी मोरल पोजीशन को लूज कर सकता है, जिसे पाकिस्तान और चाइना मिलकर ग्लोबल फोरम्स में इंडिया के खिलाफ यूज कर सकते हैं। दूसरा इशू ये है कि बलूच कार्ड शायद उतना इफेक्टिव है ही नहीं।
क्योंकि बलूचिस्तान दो स्टेट्स के बीच डिस्प्यूटेड नहीं है, अनलाइक अदर कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स। फॉर एग्जाम्पल, जम्मू एंड कश्मीर पर इंडिया और पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर्स के क्लेम के चलते ये वेस्टर्न पावर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मुद्दा रहा है एज कम्पेयर टू बलूचिस्तान। इसके अलावा बलूच इंसर्जेंसी काफी फ्रेगमेंटेड है, जिसके चलते इंडिया के सामने एक मेजर डायलेमा ये है कि वो इन सबको यूनाइटेड फ्रंट में कैसे लाए। फॉर्मर रॉ ऑफिसर राणा बनर्जी कहते हैं कि बलूचिस्तान के मेंडल और मरी ट्राइबल सरदार्स के साथ इंडिया के ट्रेडिशनली काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, जबकि वहां के बुगतीज पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखते हैं। इनिशियली मेंडल्स ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को कंट्रोल करते थे, लेकिन आज ये फ्रेगमेंटेड है। इसके अलावा सदर्न बलूचिस्तान में एक नया बलूच रेजिस्टेंस भी राइज हुआ है, जिनके चलते इंडिया को टाइज डेवलप करने में टाइम लग सकता है। अगला चैलेंज है तालिबान का अफगानिस्तान में राइज। पहले इंडिया के पास एक फ्रेंडली अफगान गवर्नमेंट का सपोर्ट था, जिसके थ्रू वो बलूचिस्तान में ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज करने की सोच सकता था, लेकिन अब तालिबान के राइज से ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि तालिबान का अप्रोच हिस्टोरिकली एंटी इंडिया रहा है और इंडिया खुद भी तालिबान के साथ एंगेज करने से बचता रहा है। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस कि कैसे इंडिया बलूच कार्ड को यूज कर पाकिस्तान पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। हमने इस वीडियो में बलूच कार्ड प्ले करने के सपोर्ट में और अगेंस्ट में दोनों तरह के आर्गुमेंट्स रखे हैं। इंडिया इस मामले में आने वाले समय में क्या डिसीजंस लेता है, हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी और स्ट्रैटेजी के थ्रू हम बलूच कार्ड को प्ले कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।